चलिए आज हम अपना शुरू करेंगे तरलों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 4। और ये लंबा लेक्चर जो है हमारे थोड़े से हो गए हैं। कोई बात नहीं, हम जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये छोटा सा भी लेक्चर है। तो इसको थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे और आशा है आपने उतनी एनसीईआरटी पढ़ ली होगी जितनी मैंने अभी आपको पढ़ा दी है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो चीजें बाद में आपको इकट्ठी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी जो आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो अभी फिलहाल इतनी है, इतना इतना मैंने पढ़ा है उतना कंप्लीट कर लीजिएगा। रिवीजन कर लीजिएगा, रिवीजन के बाद क्लास लेने आएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। जैसे कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उदाहरण 9.2 और वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब। अब अगर आप और पहले से अगर आप जितना मैंने पिछला पढ़ा है अगर आप वो पढ़ के नहीं आएंगे तो आपको उदाहरण 9.2 समझ नहीं आएगा। तो आप पिछला पहले पूरा रिवाइज करके आइएगा, देन हम आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं ना। उदाहरण उदाहरण है, किसी झील के पृष्ठ से 10 मीटर गहराई पर किसी तैराक पर दाव जो है प्यास कीजिए। तो अब देखिए, हमें दिए गए हैं गहराई कितनी है, h बराबर 10 मीटर, पानी का घनत्व दिया हुआ है 1000 kg/m3। अब जो है गुरुत्वाकर्षण कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समीकरण 9.7 के अनुसार P बराबर PA+PGF होता है। तो अब मान रखेंगे P बराबर क्या है 1.01 गुणे 10 की पावर 5 पास्कल प्लस 1000 गुणे 10 गुणे 10। तो क्या हुआ 1.015 इंटू 10 की पावर 5 है ही। तो 1000 को गुणा करेंगे तो 10 की पावर 5 हो जाएगी, सारे जीरो को मिलाएंगे तो आंसर लगभग सॉल्व करने पे कितना आ रहेगा 2 इंटू 10.001 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इसको हम लगभग यानी लगभग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इसके बराबर होता है 10 की पावर 5 पास्कल के। एक दशमलव जो मैंने आपको कुछ वैल्यू बताई थी, लेकिन मैंने आपको बताई थी कि एक दशमलव को अगर हम छोड़ दें तो लगभग 10 की पावर 5 पास्कल को हम एक एटीएम के बराबर लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटीएम है और 10 मीटर गहराई पर अतिरिक्त दाब भी लगभग एक एटीएम है। अतः कुल दाब लगभग दुगना एटीएम हो जाता है। इसका मतलब कि सिर्फ 10 मीटर की गहराई में ही दाब 100% बढ़ जाता है। समझ पा रहे हैं आप अंतर? मतलब कि केवल 10 मीटर गहराई पर ही दाब 100% बढ़ जाता है। यदि हम और गहराई में जाएं तो दाब तेजी से बढ़ता है। 1 किलोमीटर की गहराई पर दाब लगभग 100 एटीएम हो जाता है। समझ रहे हो ना आप? एक एटीएम था, 10 मीटर की गहराई पर वो दुगना, मतलब दुगना हो गया, 2 एटीएम हो गया, 100% से भी बड़ा बढ़ोतरी आई। और वो 1 किलोमीटर की गहराई पर 100 एटीएम हो जाता है। इसी कारण पनडुब्बियों की संरचना विशेष रूप से मजबूत बनाई जाती है ताकि वे इतने अधिक दाब को सह सकें। पनडुब्बी को तो बहुत बाहर देना पड़ता होगा क्योंकि वो नीचे होती है पानी के बहुत ज्यादा। तो इस उदाहरण से हमें यह स्पष्ट समझ आता है कि पानी में दाब बहुत तेजी से गहराई के साथ बढ़ता है और इसका प्रभाव इंजीनियरिंग तथा जीव विज्ञान दोनों में महत्वपूर्ण है। चलिए इसको समझते हैं। अब हम समझेंगे किसको, वायुमंडलीय दाब और बैरोमीटर। किसी भी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब का अर्थ है उस बिंदु पर स्थित अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर। मतलब किसी भी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब का अर्थ क्या है, उस बिंदु पर स्थित अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर। उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक की वायु स्तंभ के भार का जो है का प्रभाव समुद्र अब प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या हो कितना होता है, बताया था मैंने। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है वो 1.1.03 10 की पावर 5 पास्कल। उसको हम एक एटमोस्फेयर प्रेशर कहते हैं। अब तो जो है टॉरसेल का योगदान देखते हैं। तो इटली के वैज्ञानिक टॉरसेली ने वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक विशेष युक्ति बनाई। उस युक्ति को क्या कहते हैं, बैरोमीटर। अब प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग की विधि क्या है, एक लंबी कांच की नली ली गई जिसके एक सिरे को बांध दिया गया। इस नली में पारा यानी इसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं भरा गया है। और इससे और फिर इसे उल्ट वो जो है जो है उल्ट कर पारे मतलब उल्टा करके पारे के बर्तन में खड़ा कर दिया गया। पारे का बर्तन है, अब मर गया जो हमने पारा लिया उसमें जो है उसको उल्टा करके रख दिया, ठीक है। नली में भरा पहले हमने उसको, ठीक है। अब नीचे के ऊपरी हिस्से में निर्वात बनाया गया। अब जो ऊपरी जो नली के ऊपरी जो हिस्सा बनेगा उसको आप उल्टा कर दोगे तो ऊपर जो है ऊपरी हिस्सा जो बचेगा नली का उसमें हम निर्वात बनाएंगे, यानी वैक्यूम इंग्लिश में जो कहते हैं निर्वात बनाएंगे। और जो है और नीचे पारा पारा का स्तंभ खड़ा रह गया। अब नीचे जो पारा का स्तंभ है वो खड़ा रहेगा।
यह पारा स्तंभ वायुमंडलीय दाब के कारण ही ऊपर जो है धक्का खाकर खड़ा रहता है। अब समझ गए आप क्यों खड़ा रहता है? मुख्य बिंदु क्या है? नली के पारे के ऊपर जो स्थान है वहां केवल वाष्प का बहुत ही छोटा दाब रहता है, जिसे जो है नगण्य माना जाता है, मतलब ना के बराबर माना जाता है। अतः नली में पारे का जो स्तंभ ऊंचाई एच पर संतुलन में रहता है। यहाँ ऊंचाई वायुमंडलीय दाब के बराबर रहती है। ठीक है। तो संतुलन की शर्त क्या है? यदि हम बर्तन के पारे के सतह पर बिंदु ए और नली के अंदर पारे के स्तंभ के तल पर बिंदु सी लें तो दोनों की गहराई समान है। इसलिए पी ए बराबर पी बी होगी, मतलब दोनों का जो है मतलब अपना जो दाब है वो बराबर होगा। अब यही वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? पारे के स्तंभ के दाब के बराबर। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि वायुमंडलीय दाब जो है वो पारे के स्तंभ के दाब के बराबर है। इसका निष्कर्ष क्या है? इस प्रयोग से पहली बार यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हुआ कि वायुमंडल वास्तव में भार डालता है, क्योंकि इससे पहले यह साबित नहीं हुआ था कि वायुमंडल वास्तव में भार डालता है। मतलब कोई भी ऐसा हमने चीज नहीं बना पाई थी इससे हम इसको समझा पाए या फिर सिद्ध कर पाए। इस पहली बार हमने इसको सिद्ध किया था इस प्रयोग से। और यह भार ही जो भार है वायुमंडलीय भार है, और यह भार ही पारे के स्तंभ को ऊपर तक धकेल कर रखता है। तो यही पारे का जो स्तंभ है वो जो है हमारे उसको ऊपर तक धकेल के रखता है, पारे के स्तंभ को। आपको डायग्राम दिखाते हैं वो दिखता कैसा है, तो ये देखिए। हम्म। तो अब देखते हैं चित्र 9.5, जिसमें दाब मापने की दो युक्तियां दी गई हैं। पहला देखिए, पहला दिया हुआ है पारा वायु दाब मापी, जिसको हम इंग्लिश में मरकरी बैरोमीटर कहते हैं। तो इसमें एक लंबी कांच की नली को ऊपर से बंद किया जाता है और पारे से भरकर पानी के पात्र में उल्टा खड़ा कर दिया जाता है, जैसा कि वो दिख रहा होगा, वो नली है बीच में पी ए बी। नली के ऊपर निर्वात बनाया जाता है, देखिए वहां पे पी इक्वल टू 0 लिखा है, उसके ऊपर निर्वात बना है। बिंदु ए पर दाब शून्य होगा क्योंकि पी इक्वल टू 0 है। बिंदु बी और बिंदु सी जो नीचे देखिए आप, नीचे है वो पानी में, तो बिंदु बी व बिंदु सी एक ही क्षैतिज तल पर है, मतलब तल उनका एक है। इसलिए बिंदु बी पर दाब बिंदु सी के दाब के बराबर होगा, मतलब दोनों के पे दाब बराबर होगा। सी पर दाब कितना होगा? वायुमंडलीय दाब पीए के बराबर। तो जितना पीए पे होगा उतना ही दाब बी पर सी पर लग रहा होगा। तो सी पर दाब कितना होगा? वायुमंडलीय दाब पी ए के बराबर। समीकरण के अनुसार पीए कितना हो जाएगा? रो जी एच। इसमें रो क्या है? पारे का घनत्व, एच क्या है? पारे के स्तंभ की ऊंचाई, और जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए वायुमंडलीय दाब को पारे के स्तंभ की ऊंचाई से मापा जा सकता है। ठीक है। दूसरा देखा जाए, दूसरा जो चित्र बना है वो है खुली नली जो है मैनोमीटर, जिसको हम ओपन ट्यूब मैनोमीटर इंग्लिश में कहते हैं। तो खुली ट्यूब मैनोमीटर, इसमें यू आकार की नली होती है जिसमें पारा भरा होता है। इस अब इसमें एक सिरा वायुमंडल से खुला होता है, जबकि दूसरा सिरा किसी पात्र या गैस से जुड़ा होता है। यदि बिंदु बी पर दाब लिया जाए तो संतुलन की शर्त के अनुसार पीवी बराबर पीए होगा। यानी गैस के दाब और वायुमंडलीय दाब का संतुलन पारे के स्तंभ की ऊंचाई एच द्वारा मापा जाता है। अब निष्कर्ष क्या है? पारा बैरोमीटर और खुली नली पारा बैरोमीटर और खुली नली मैनोमीटर दोनों में दाब का मापन तरल स्तंभ की ऊंचाई से किया जाता है। यहाँ ऊंचाई सीधे दाब को दर्शाती है, यानी रो जी एच, जिससे हम इस दाब को निकालते हैं, यहाँ उससे किससे दर्शाती है? रो जी एच से दर्शाती है। अब हम समझेंगे समुद्र तल पर बैरोमीटर और दाब के मात्रक को। चलिए, अब हम समझते हैं कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है और इसे किन मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। प्रयोगों से पाया कि समुद्र तल पर बैरोमीटर में पारे का स्तंभ की ऊंचाई लगभग 76 सेंटीमीटर होती है। यह ऊंचाई एक वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम के बराबर मानी जाती है। मतलब कितनी मानी जाती है? 1 एटीएम के बराबर मानी जाती है। तो समीकरण जो है अपना पी ए बराबर रो जी एच, इसमें यदि पारे का घनत्व रो
जो है गुरुत्वाकर्षण को हम जी मानते हैं, और ऊंचाई h का मान रखें, तो हमें वायुमंडलीय दाब का मान प्राप्त होगा। जो हम रोजी एच जब से बोल रहे हैं, अगर हम रोजी एच की वैल्यू निकाल लें तो हमें गुरुत्वाकर्षण दाब, जो वायुमंडलीय दाब, उसका जो है मान प्राप्त होगा। चलिए निकालते हैं। तो दाब की मात्रा की देखते हैं। सामान्यतः द्राव का जो वर्णन सेंटीमीटर या मिलीमीटर ऑफ एच जी, यानी पारा स्तंभ जो है उसके सेंटीमीटर या मिलीमीटर ऑफ एच जी कितना उठा या कितना उसमें बदलाव आया, उससे निकालते हैं, कि पदों में दर्शाया जाता है। समुद्र तल पर एक एटीएम, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम जब से कह रहे हैं वायुमंडलीय दाब, 6 सेंटीमीटर एच जी के बराबर होता है। अगर इसको में निकालना चाहे तो 760 मिलीमीटर एच जी में होता है। अब इसके अतिरिक्त एक और मात्रक प्रयोग किया जाता है, वो होता है टॉर। और ये कितना होता है? 1 मिलीमीटर एचजी दाब 1 टॉर के बराबर होता है। आप इसको टॉर से भी दर्शा सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम इसको दाब और टॉर दोनों मतलब एमएमएचजी और टॉर दोनों से दर्शा सकते हैं। यह नाम टॉर्सिली के सम्मान में रखा गया है। जो टॉर नाम है, टॉर्सिली जो मैंने आपको वैज्ञानिक बताए थे, उनके सम्मान में रखा गया है। तो निष्कर्ष यही है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.013 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल, जो कि बराबर होता है एक एटमॉस्फेयर के, जो कि बराबर मतलब एक एक वायुमंडलीय दाब के, जो कि बराबर एटीएम के एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी, और वो बराबर होता है 76 सेंटीमीटर एच जी के, वो बराबर होता है 760 mm एच जी के, और जो बराबर होता है 760 टॉर के, क्योंकि एक एच जी बराबर होता है 1 टॉर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि दाब को किन किन मात्रकों में व्यक्त किया जाता है और उनका उपयोग कहाँ होता है। टॉर, अब एक टॉर तो 133 पास्कल होता है, ठीक है। इसका उपयोग विशेष रूप से औषध विज्ञान में और शरीर क्रिया विज्ञान में किया जाता है। यहाँ दाब को अवसर जो है अक्सर ऑफ एजीजी या टॉर में मापा जाता है। अब बार को देखें, बार और मिली बार। अब मौसम विज्ञान यानी मौसम विज्ञान जो होता है, उसमें दाब का समान मात्रक बार इस्तेमाल किया जाता है। एक बार किसके बराबर होता है? 10 की पावर 5 पास्कल के। तो इसका छोटा रूप मिली बार होता है। मौसम के जो है नक्शों और पूर्व अनुमानों में वायुमंडलीय दाब अक्सर मिली बार में ही व्यक्त किया जाता है। अब आते हैं मैनोमीटर पे। तो दावांतर, जो है दावांतर को मापने के लिए खुली नली मैनोमीटर एक बहुत ही लाभकारी उपकरण है। इसमें यू आकार की नली होती है, जिसमें कई जो है कोई तरल भरा होता है, जैसे मैंने बताया था पारा। इसमें कोई तरल भरा होता है, जिसको हम जैसे कि पारा। यदि जो है दावांतर छोटा हो तो कम घनत्व वाला द्रव्य जैसे तेल भरा जाता है, और यदि दावांतर अधिक हो तो अधिक घनत्व वाला द्रव्य जैसे पारा भरा जाता है। तो पारा किसमें भरा जाता है? जहां अधिक घनत्व वाला द्रव्य हो, मतलब जहां दावांतर अधिक हो, जिसमें दाब में अंतर जो है वो अधिक हो, तो हम ज्यादा हो तो हम पारा यूज करते हैं, कम हो तो हम कम घनत्व वाला द्रव्य जैसे कि तेल का उपयोग करते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? दाब के कई प्रकार के मात्रक हैं, और अलग अलग विज्ञान की शाखाओं में अलग अलग मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। मेडिकल साइंस में एमएमएचजी या टॉर, मौसम विज्ञान में बार और मिलीबार, और प्रयोगशाला में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इस बात को आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए हम अपनी स्लाइड पर आते हैं। तो अब हम समझते हैं कि यूनली मैनोमीटर और गेज दाब क्या होता है, ठीक है। तो यूनली मैनोमीटर एक साधारण यंत्र है, जिसमें यू आकार की कांच की नली होती है। इसका एक सिरा वायुमंडल से खुला जोड़ दिया जाता है, दूसरा सिरा उस प्रणाली या पात्र से जोड़ा जाता है जिसका दाब मापना है। यह है व्यवस्था हमने पहले चित्र 9.5 बी में भी देखी थी, या मैं आपको यूनली मैनोमीटर पढ़ाया था मैंने आपको। तो वही यूनली मैनोमीटर ये बता रहा है कि यह व्यवस्था हमने चित्र 9.5 बी में भी देखी थी। कैसे काम करता है? बिंदु ए पर जो दाब है वो बिंदु बी के दाब के बराबर था। जिस दाब को हम मापते हैं वह जो है प्रमापी या गेज दाब कहलाता है। अब जिस दाब को भी हमें हम मापते हैं वही जो है प्रमापी या गेज दाब कहलाता है। यह गेज दाब वास्तव में होता क्या है? गॉज इसको बुलाते हैं, गेज दाब को पी गेज बुलाते हैं। पी गेज किसके बराबर होगा? पी माइनस पी ए। यहाँ पी क्या है? पात्र का दाब, और पी ए क्या है? वायुमंडलीय दाब। याद रखना है आपको इसको। पी क्या है? पात्र का दाब, और पी ए क्या है? वायुमंडलीय दाब। यह मान समीकरण 9.8 में दिया गया है, मतलब दिया जाता है। मैनोमीटर की ऊंचाई एच के अनुपात होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यू नली में भरे द्रव के दोनों तलों पर सामान्य जो है दाब संतुलित होता है। अब यू नली मैंने बताया था ना, दोनों अपने तलों पर समान दाब संतुलित होता है।
यदि पात्र का दाब अधिक है तो मैनोमीटर में पारे या तेल का स्तर जो असमान हो जाता है, और उस ऊंचाई के अंतर से दाब निकाला जाता है। कितनी ऊंचाई में जो अंतर आया, उस ऊंचाई के अंतर से जो है दाब निकाला जाता है। तरल बनाम गैस, अब द्रवों जैसे कि पारा, तेल, पानी का घनत्व दाब और ताप के बदलने से बहुत कम परिवर्तित होता है, इसलिए इन्हें लगभग जो है असंबंधीय माना जाता है। लेकिन गैसों का घनत्व दाब और तापमान के साथ बहुत अधिक बदलता है, इसलिए गैसों को द्रव्य की तुलना में अधिक संपीड्य माना जाता है। निष्कर्ष क्या होगा? यूनिली मैनोमीटर गेज दाब मापने का सरल और सटीक उदाहरण है। इसमें दाब की गणना सीधे मैनोमीटर द्रव के स्तंभ की ऊंचाई एच से की जाती है। मतलब कितनी ऊंचाई जो है द्रव के स्तंभ की कितनी ऊंचाई का अंतर आया, उससे हम दाब को मापते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि यूनिली मैनोमीटर गेज दाब मापने का सरल और सटीक उपकरण है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने उदाहरण 9.2 को देखा, साथ ही में हमने वायुमंडलीय दाब और गेज दाब को पढ़ा, कैसे हम दाब को मापते हैं। मापते हमने दो आपको यंत्र भी बताया, और यूनिली मैनोमीटर और अपना जो जो मैंने आपको बताया था, अब ये वाला जो है पारा वाला, वह मतलब पारद वायु दाब मापी, और दूसरा वाला खुली नली मैनोमीटर। तो ये दो यंत्र मैंने आपको बताया, और आज मैंने पूरे यंत्र साथ ही साथ वायुमंडलीय दाब गेज दाब दोनों को अच्छे से पढ़ लिया। कलम क्या पढ़ने वाले हैं? कलम उदाहरण 9.3 को पढ़ेंगे, उदाहरण 9.4 को पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम द्रव्य चालित मशीन के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिएगा, कलम दो उदाहरण पढ़ने वाले हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप पिछला रिवाइज करके नहीं आएंगे तो आपको उदाहरण समझ में नहीं आएंगे। और मैं तो आपसे कहूंगा आप ये उदाहरण पहले घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर मेरी क्लास लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए उदाहरण। तो ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, अपना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना मैंने पढ़ा था पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।